आज हम बात करेंगे, कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 1 की बात किया जाए। अनुच्छेद 356 का विरोध होने के बावजूद इसे संविधान में शामिल किया गया है, स्पष्ट करें। एक तो सिंपल प्रश्न ये पूछेगा कि अनुच्छेद 356 का विरोध होने के बावजूद इसे संविधान में शामिल किया गया है, तो आपको करना क्या है? फर्स्ट पैरे में क्या करोगे आप? इन अनुच्छेद 356 की बात करें, को स्पष्ट करना है। इसमें विशेष रूप से राष्ट्रपति शासन, इसमें विशेष रूप से हम बात करें राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात की जाती है। और दूसरी चीज, जब 356 लागू होगा तो प्रावधान क्या है? मंत्रिपरिषद के परामर्श से ये सारी बातें कह देनी है। हम सेकेंड पैरे में आएंगे और 356 का विरोध होता है क्योंकि थर्ड पैरे में फिर भी इसे संविधान में शामिल किया गया। क्यों? हम चौथे पैरे की बात करेंगे और चौथे पैरे में निष्कर्ष की बात करेंगे। अब ध्यान देना इस बात को, पूरी बात ध्यान देना। 356 को स्पष्ट कर राष्ट्रपति शासन, मंत्रिपरिषद। 356 का विरोध होता क्योंकि फिर भी इसे संविधान में शामिल किया गया। हमेशा अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। हमारा आंसर क्लोज। अगला ध्यान दे इस बात को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो आप। अनुच्छेद 356 एक दोधारी तलवार है। हमेशा ये दुधारी तलवार क्यों है? हम फर्स्ट पैरे में, यदि अनुच्छेद 356 का सदुपयोग किया जाए तो बताओ क्या होगा? पहली चीज, राज्य का शासन संविधान के अनुसार संचालित होगा। अनुसार। दूसरी चीज, अंतरराष्ट्रीय संधियों का सुनिश्चित। हम तीसरी चीज, राज्यों में कानून
व्यवस्था को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता। और चौथी चीज हम बात करेंगे अलगाववादी प्रवृत्तियों पर रोक। ये फर्स्ट पैरा। हम सेकंड पैरे की बात करें, यह दो धारी तलवार है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये सेकंड पैरे की जब बात की जाएगी तो सेकंड पैरा देखो, किंतु दुरुपयोग होने पर क्या होगा। फर्स्ट, केंद्र राज्य संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव। इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। राज्यपाल पद की गरिमा धूमिल। आखिर राज्यपाल पद की गरिमा क्यों धूमिल होती है, यह हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पे, राज्यपाल जो रिपोर्ट तैयार करता है उसी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। हम तीसरी चीज बात करें, राज्यपाल पद की गरिमा धूमिल। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम तीसरी चीज बात करें, संविधान के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है। अंत में हम थर्ड पैरे में निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में इतनी बातें लिखनी है कि वस्तुतः इतनी बातें लिखनी है कि वस्तुतः 356 के सदुपयोग की आकांक्षा अपेक्षा की जाती है, न कि दुरुपयोग की। हमेशा ध्यान देना इस बात को। अगली चीज देखो आप, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। 356 के दुरुपयोग के कारण अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के कारण राज्यपाल पद की गरिमा धूमिल होने के साथ हमेशा ध्यान दो, राज्यपाल गरिमा धूमिल होने के साथ संवैधानिक सरकार की स्थिति भी खराब होती है। परीक्षण करें या फिर समीक्षा करें। इस प्रश्न को देखो आप, क्वेश्चन जब चलेगा हमारा तो पहली चीज ये बताएंगे 356 का वर्णन वर्णन में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। 2 महीने के अंदर दोनों सदनों को अनुमति मिल जानी चाहिए।
विशेष महोत्सव पास होने के बाद एक बार में 6 महीने तक, इतनी बातें क्यों लिखनी है। हम सेकेंड पैरे में आएंगे और ध्यान, एग्जामिन करना है। एग्जामिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? परीक्षण का मतलब है कितना सही है और कितना गलत है, क्या वास्तव में ऐसा होता है। तो हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे और लिखेंगे 356 के कारण राज्यपाल पद की गरिमा धूमिल होती है। अब एक चीज सोचो, 356 के दुरुपयोग के कारण राज्यपाल पद की गरिमा धूमिल होती है। क्यों? हम किस आधार पर कह सकते हैं कि राज्यपाल पद की गरिमा धूमिल हो रही है? देखो, इसके पीछे रीजन क्या है। हम जब क्यों की बात करेंगे तो पहला पॉइंट, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति शासन, मतलब राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। दूसरी बात क्या होता है, इसका दुरुपयोग राज्यपाल पद के राजनीतिकरण की ओर इंगित करता है। पद के राजनीतिकरण हमेशा, इसका जब दुरुपयोग होता है तो दुरुपयोग राज्यपाल पद के राजनीतिकरण की ओर इंगित करता है। परिणामतः राज्यपाल पद की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह। हम नंबर 6 की बात करें, कई बार राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगते हैं। कि नारे लगने लगते हैं। अब हमेशा ध्यान दो, इससे राज्यपाल पद की संवैधानिक स्थिति कमजोर होती है। ये सेकेंड पैरा कि क्यों इसकी गरिमा धूमिल हो रही है। हमेशा थर्ड पैरे की बात करेंगे, इससे राज्यपाल पद की संवैधानिक स्थिति कमजोर होने लगती है तथा संवैधानिक सरकार की स्थिति भी खराब होने लगती है। आखिर संवैधानिक स्थिति कैसे खराब होगी? अब ध्यान देना इस बात को। देखो, आप राज्यपाल पद की संवैधानिक स्थिति कमजोर होती है, संवैधानिक सरकार की स्थिति भी खराब होने लगती है, यह माना जाता है। क्यों खराब होने लगती है? संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? ऐसी सरकार जो संविधान के अनुसार गठित हो और जिसमें मानवीय अधिकार और लोक कल्याण की बात की गई हो। तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्योंकि पहली चीज, हमेशा जब दुरुपयोग होता है, 356 के दुरुपयोग से क्या होता है? पहली बात,
संविधान के प्रति अविश्वास एवं उसमें संशोधन की बात की जाने लगती है। हमेशा दूसरी चीज क्या करें, 356 के कारण केंद्र की स्थिति मजबूत तथा राज्य का निरंतर कमजोर होना। हमेशा शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों के केंद्रीकरण से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, जब शक्तियों का केंद्रीकरण बढ़ता है तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, और जब लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होगा तो क्या होगा, संवैधानिक सरकार क्या होगी, कमजोर होगी। यह बात हमेशा याद रखना है, इस बात को हमेशा ध्यान देना, इस बात को। पहली चीज, कैसे संवैधानिक सरकार कमजोर हो रही है, हम 4th पैरे की बात करेंगे, 4थे पैरे में आएंगे, क्योंकि एक जामीन करना है। 4थे पैरे में क्या लिखा जाएगा, देखो अब ये जो संवैधानिक सरकार है की स्थिति खराब होती है हमेशा, लेकिन एक बात याद रखना, बेसिक शक्तियों के केंद्रीकरण से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होगा, लेकिन यह कहना कि संवैधानिक सरकार पूर्णतः नष्ट हो जाती है, यह नहीं कहा जा सकता। परंतु संवैधानिक सरकार स्थिति पूर्णतः खराब नहीं होती, क्योंकि हमेशा ध्यान दें इस बात को, राष्ट्रपति शासन से व्यक्ति के अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति शासन से जो व्यक्ति के अधिकार है वह निलंबित नहीं होते हैं, हमेशा ध्यान दें इस बात को। और संवैधानिक सरकार के लिए कहा जाता है, हम दूसरी चीज बात करें, के कारण लोकतांत्रिक गणराज्य तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। हम 5वें पैरे की बात करेंगे और निष्कर्ष में, और निष्कर्ष में केवल एक लाइन हमेशा ध्यान दो, ये संवैधानिक सरकार होती क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं जब मैं क्लास की शुरुआत कर रहा था। राष्ट्रपति शासन से व्यक्ति के अधिकार निलंबित नहीं होते। राष्ट्रपति शासन के कारण लोकतांत्रिक गणराज्य तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, फिर भी हमेशा एक बेहतरीन लोकतांत्रिक संविधान के लिए
संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यह निष्कर्ष होगा एक बेहतरीन लोकतांत्रिक संविधान के लिए संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान दो, हाँ, एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि चाहो ये डाल सकते हो आप कि न्यायालय को लगता है गलत है तो उसे निरस्त कर सकती है। एकदम डाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अनुच्छेद 356 एक ऐसा अस्त्र है। क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 एक ऐसा अस्त्र है जो कष्टदायक है, किंतु इसके बिना रहा नहीं जा सकता। इस कथन के आलोक में, इस कथन आलोक में अनुच्छेद 356 के औचित्य का परीक्षण करें। इस प्रश्न को देखो आप, ध्यान दो इस बात को, अनुच्छेद 356 एक ऐसा अस्त्र है, हथियार है जो कष्टदायक है, किंतु इसके बिना रहा नहीं जा सकता है। इस कथन के आलोक में अनुच्छेद 356 के औचित्य का परीक्षण करें। इस कथन के आलोक में अनुच्छेद 356 के औचित्य का परीक्षण करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूरा जो प्रश्न है ये हमारा हाईलाइट होगा। औचित्य शब्द है, औचित्य का मतलब है रेलिवेंसी, और एग्जामिन करो आप ध्यान देने इस बात को। इसका आंसर देखो, मैं फ्रेम कर रहा हूं फर्स्ट पैरे में। अनुच्छेद 356 का संक्षिप्त वर्णन कर दो। यह हार्डली जाएगा आपका 20 शब्द, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। सेकेंड पैरे में हम बात करें, हमेशा सेकेंड पैरे परीक्षण करना है। सेकेंड पैरे में 356 का विरोध होने के बावजूद इसके बिना रहा भी नहीं जा सकता। कितनी अच्छी बात है, कष्टदायक है पर इसके बिना रहा भी नहीं जा सकता। हमेशा 356 का विरोध होने के बावजूद किया गया जो औचित्यपूर्ण है, क्योंकि आप सोचो औचित्य है। मैं ऊपर लिख रहा हूं, मैं देखो आप औचित्यपूर्ण है। रीजन क्या है? नंबर ए, क्या कारण है? पहला कारण देखो आप, पहली चीज, राज्य का शासन संविधान के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए
नंबर बी की बात है, सीधी यह बातें करोगे। हम दूसरी चीज बात करें अंतर्राष्ट्रीय संधियों की, कि क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हम सी की बात करें। कानून व्यवस्था को क्योंकि यदि राज्य कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में असफल है तो 356 लागू हो जाएगा हमेशा। और हम नंबर डी की बात करें, इसकी पूरी व्याख्या करनी है आपको। नंबर डी की बात करें, अलगाववाद की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अलगाववाद की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप ध्यान देना इस बात को। औचित्य का परीक्षण करना है। हम थर्ड पैरे में आएंगे और परीक्षण करेंगे, किंतु एक कष्टदायक न हो, किंतु दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी आयोग ने सुझाव दिए हैं। अब देखो आप, सरकारी आयोग का क्या सुझाव है। इसका दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी आयोग का सुझाव है, और प्लस सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। एसआर बोमई वाद हम लोग पढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दोनों सदनों से अनुमति मिलने के बाद ही विधानसभा भंग होगी। चौथे पैरे की बात करेंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में इतनी बातें, वस्तुतः सरकार, न्यायपालिका तीनों को 356 के दुरुपयोग के प्रति सचेत होना होगा। हमेशा ध्यान दो, अगली चीज देखो, राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिए अगला क्वेश्चन देखो आप। राष्ट्र की एकता एवं सुरक्षा के लिए अल्पकालीन समाधान के रूप में अनुच्छेद 352 एवं अनुच्छेद 356 का प्रावधान डाला गया। किंतु सरकार इसका प्रयोग स्थायी समाधान के रूप में हम परीक्षण करें। देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है यह। हमेशा राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिए अल्पकालीन समाधान के रूप में अनुच्छेद 352
एवं अनुच्छेद 356 का प्रावधान है, किंतु सरकार इसका प्रयोग अस्थायी समाधान के रूप में करने पर बल देती है। परीक्षण करें कितना सही है और कितना गलत है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। हम फर्स्ट पैरे की बात करेंगे, हम सीधे ये कहेंगे अनुच्छेद 352 एवं 356 का हम संक्षिप्त वर्णन करेंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 356 का हम संक्षिप्त वर्णन करेंगे। हम सेकेंड पैरा में आएंगे और सेकेंड पैरा में क्या हुआ, अल्पकालीन समाधान के रूप में अल्पकालीन कुछ समय के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। जैसे हमने ये कहा 352 का उपयोग युद्ध, वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के रूप में, विद्रोह की स्थिति में इसका प्रयोग संविधान कहता क्या है? 352 का उपयोग युद्ध व आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की बात करें। यह जो सशस्त्र विद्रोह है, अब ध्यान देने इस बात को। हमेशा ध्यान दो इस बात को। 352 का जो उपयोग है युद्ध व आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की बात करें कि स्थिति में ही संपूर्ण देश या देश का कोई भाग संकट में है तो लागू किया जा सकता है। 356 क्या कहता है? यदि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो 356 का प्रयोग करो। आप अलगाववादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए, यह संविधान कहता है। यह सेकेंड पैरे में आएगा। हम थर्ड पैरे की बात करेंगे, किंतु सरकार इसका स्थायी समाधान के रूप में करने पर बल देती है। अब देखो थर्ड पैरे की बात की जाए, सरकार 356 का प्रयोग अस्थायी समाधान के रूप में बल देती है। क्योंकि यह कैसे कहा जा सकता? नंबर 1, स्वतंत्रता के बाद 356 का बड़े पैमाने पर प्रयोग। हम दूसरी चीज बात करें, 356 एक राजनीतिक अस्त्र है। हमेशा हम तीसरी चीज बात करें, तीसरी बात, यदि राज्यों में सरकार असफल दिखती रही है तो 356 के प्रयोग पर बल। यदि राज्यों में सरकार असफल दिखती है
तो 356 के प्रयोग पर बल। अब हम चौथे पैरे की बात करेंगे। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, चौथे पैरे की बात करेंगे। हम चौथे पैरे की बात करेंगे। वस्तुतः 352 का प्रयोग अब तक एक बार ही हुआ। और 44वें संविधान संशोधन में यह सुनिश्चित कर दिया गया कि 352 का प्रयोग विषम परिस्थितियों में हो। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह कहा गया था, लेकिन हम बात करें, लेकिन 356 का प्रयोग दलीय हितों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। इसलिए इसके दुरुपयोग को रोकने तथा हमेशा अपवाद स्वरूप प्रयोग करने के लिए सरकारिया आयोग ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो सरकारिया आयोग है कुछ सुझाव दिए। आप सुझाव में इन दोनों सुझावों का उल्लेख कर दो। आप अंत में आएंगे हम लोग 5वें पैरे में और निष्कर्ष की बात कर देंगे। हमारा आंसर क्लोज। एक हमेशा ध्यान दो इस बात, सरकारिया एक रिपोर्ट चाहो तो एक लाइन में केवल सुप्रीम कोर्ट की बात कर दो। इतना आपके पास शब्द ही नहीं है कि हम सारी बातें लिख सके। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का उपयोग अंतिम विकल्प है। अनुच्छेद 356 का उपयोग अंतिम विकल्प है। किंतु दलीय हितों के संघर्ष ने इसे एक प्रारंभिक विकल्प बना दिया। संघर्ष ने इसे एक प्रारंभिक विकल्प बना दिया।
हमेशा ध्यान दो, इस बात को स्पष्ट करें। मैं प्रश्न को हिट कर रहा हूं, अंतिम विकल्प ये कि इन परिस्थितियों में लागू होना चाहिए। पर राजनीतिक दलों ने क्या किया, दलीय हितों की पूर्ति के लिए 356 का प्रयोग कर रही हैं। विथ एग्जाम्पल, कल मैंने क्लास लिया था, गठबंधन की सरकार में ममता बनर्जी और जयललिता ने क्या किया। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो गठबंधन की सरकार ने क्या किया, या जितने भी क्षेत्रीय दल जो पार्टनर थे गठबंधन सरकार में, उन्होंने क्या किया। इस तरह हमारा क्या चलेगा, आंसर चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक समान प्रश्न पूछा जा सकता है, एक समान प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की समीक्षा करें। क्वेश्चन देखो आप, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति की समीक्षा करें। हमेशा ध्यान देना इस बात को। है वो दिक्कत हो रही है, शक्ति की समीक्षा करें। मान लो प्रश्न ये पूछा जाता है तो फर्स्ट पैरे में करना क्या है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। और न्यायिक शक्ति में दो चीज है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसमें सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। दूसरा ये है क्षमादान की शक्ति की बात करेंगे। क्षमादान की शक्ति में जो लघुकरण है, आपका परिहार है, विराम है, क्षमा है, प्रविलंब है, इन सब का उल्लेख करेंगे हम लोग। हम सेकेंड पैरा में अब देखो आप समीक्षा करनी है। कितनी अच्छी बात, न्यायिक शक्ति की समीक्षा करनी है। और जब इसकी समीक्षा करेंगे हम लोग तो एक बात ध्यान देना, ये पैरा आपका छोटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्षमादान की शक्ति की पूरी व्याख्या आपने कर दी, बस क्षमादान की शक्ति में इतनी बातें करनी है, क्षमा, लघुकरण, रिमिशन, विराम, रिस्पाइट, प्रविलंब, रिप्रीव, बस इतनी बातें केवल करनी है आपको। लेकिन इन शब्दों की व्याख्या करते हुए चलना आपको, और इतनी बातें करनी है कि इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। अब मैं इसकी समीक्षा करूंगा। देखो अब जब हम बात करेंगे समीक्षा की, आप ध्यान से सुनना इस बात को। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति की समीक्षा। तो दो बातें करेंगे, सर्वोच्च कार्यपालक होने के कारण राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त। हम दूसरी चीज बात करेंगे, परंतु देखा होगा न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलिजियम व्यवस्था लागू।
इस कोलिजियम व्यवस्था में क्या होता है? राष्ट्रपति का अधिकार नाम मात्र का रह जाता। का अधिकार नाम मात्र का। रीजन ये है कि कोलिजियम सिस्टम में क्या होगा? कोलिजियम सिस्टम में जो न्यायाधीश 5 न्यायाधीशों के बेंच ही बताएगा किसे न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करना है। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसका मतलब है, इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति, इसका अर्थ क्या है? राष्ट्रपति की इच्छा को महत्व नहीं। यह जो कोलिजियम सिस्टम है, इसके विचार की महत्ता है, न कि राष्ट्रपति की विचार की महत्ता। हम दूसरी चीज क्षमादान की शक्ति की बात करेंगे। चूंकि समीक्षा करनी है, हमेशा क्षमादान की जब शक्ति की बात करेंगे तो इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान देने इस बात को। देखो आप, इसको मिटा देता हूं मैं। आप सबने नोट कर लिया होगा, क्षमादान की जब शक्ति की समीक्षा करेंगे तो पहली चीज मंत्री परिषद के परामर्श से या मंत्रिमंडल परामर्श से इस शक्ति का प्रयोग। हम दूसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि केहर सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? राष्ट्रपति न्यायालय से भिन्न विचार रख सकता है। क्यों? क्योंकि न्यायालय क्या कहता है? यह राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति है। हमेशा जितनी बातें हम लोग कर चुके हैं, हम तीसरी चीज बात करेंगे। आत्यांतिक नहीं, अंत में देखा जाए न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा में पढ़ा चुका हूं। इपरू बनाम आंध्र प्रदेशवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन, जो कुछ भी कह लो, संभव है। ये सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। अंत में हम बात करेंगे थर्ड पैरा, और थर्ड पैरे में हम लोग निष्कर्ष की बात करेंगे। हमारा आंसर क्लोज। देखो आप, ये एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति देना, क्षमादान की शक्ति प्रदान करना कहां तक उचित है? क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट करें। क्या
क्षमादान की शक्ति प्रदान करना औचित्यपूर्ण है। हमेशा ध्यान इस बात को, इसको लेकर डिबेट है। आप फर्स्ट पैरे में क्या करोगे? आप राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन करेंगे, और वर्णन में क्या करना है? जब वर्णन करेंगे तो अनुच्छेद 72 में क्या क्या प्रावधान है, पूरी तरह अनुच्छेद 72 का जो प्रावधान है ये बता देना आपको। हम सेकेंड पैरे में आएंगे, और हमेशा ध्यान देना इस बात को, क्षमादान की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है, जिसे राष्ट्रपति को देना एक दृष्टि से राष्ट्रपति और न्यायपालिका के बीच विभाजन को कमजोर करना है। एक दृष्टि से कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच विभाजन को कमजोर करना है। हमेशा ध्यान दो, जबकि हमारा संविधान सीधे कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज। दूसरी बात देखा होगा आपने, अनुच्छेद 50 क्या कहता, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। हमेशा वस्तुतः अनुच्छेद 50 में यह कहा गया है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का अलगाव होना चाहिए। हमेशा ध्यान दो इस बात को। सबसे बड़ी चीज तो देखो आप, लेकिन राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देना औचित्यपूर्ण माना गया। क्यों माना गया? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देना औचित्यपूर्ण माना गया, क्यों? रीजन क्या था? हमेशा ध्यान दें इस बात को। रीजन क्या था? न्यायपालिका से होने वाली मानवीय भूल को सुधारने के लिए। मानवीय भूल को सुधारने के लिए। दूसरी चीज, राष्ट्रपति सर्वोच्च कार्यपालक है।
सर्वोच्च कार्यपालक है। अब एक चीज सोचो, इसलिए राष्ट्रपति को शक्ति देना उचित इतनी बातें संविधान में की गई हैं। अंत में बात करेंगे थर्ड पैरा, निष्कर्ष। मानवीय भूल की संभावना है और राष्ट्रपति से कोशिश की जाती है कि उन मानवीय भूल को दूर कर दे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पर एक प्रश्न उठा, इसमें इस बात को उल्लेख जरूर करना है कि यदि राष्ट्रपति से गलतियां होती हैं तो क्षमादान की शक्तियों की न्यायिक समीक्षा भी न्यायपालिका कर सकती है। हमेशा न्यायपालिका से भूल होगी तो राष्ट्रपति निर्णय लेगा। यदि राष्ट्रपति दलीय पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर कोई डिसीजन लेता है तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की न्यायिक समीक्षा संभव है। ये बातें हमारे निष्कर्ष में आ जाएगी। निष्कर्ष में इतनी बातें आ जाएंगी, यदि हमेशा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है पर उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उसकी शक्तियों की न्यायिक समीक्षा का भी प्रावधान है। हमारा आंसर क्लोज। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह है प्रश्न जो बनेगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखो आप। ये हमारा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति और न्यायिक शक्तियों से जो प्रश्न बन सकते हैं। हमारा प्रेसिडेंट खत्म। अब नया टॉपिक, राज्यपाल। राज्य कार्यपालिका। हम राज्यपाल की बात करें, हमेशा ध्यान देना इस बात को। यदि हम बात करेंगे राज्यपाल की, तो समझो आप बहुत मजेदार टॉपिक है। हमेशा एक बार समझ लो, राज्यपाल राज्य स्तर पर वैसे ही भूमिका निभाता है जैसा केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति निभाता है। कहानी सुनो आप। जब राज्यपाल की बात की गई तो सच तो यह है कि संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन एक प्रश्न उठा कि राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए या निर्वाचन। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने यह कहा राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह संविधान कहता है। हमेशा लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए। अब दो वर्ग बट गया। एक वर्ग ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरे ने कहा कि नहीं, राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए। सोचो आप, जिन लोगों ने यह कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए,
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होनी चाहिए, उनका क्या तर्क है? ध्यान देना इस बात को। उन्होंने तर्क क्या दिया? उन्होंने कहा क्या? इनका तर्क यह था कि राज्यपाल केंद्र का आंख कान और नाक होता है, वह केंद्र का प्रतिनिधि होता है, और केंद्र की प्रतिनिधि की सही भूमिका तभी निभाएगा जब उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हो। तर्क क्या दिया गया था? नियुक्ति कि राज्यपाल केंद्र का आंख कान और नाक होता है। कल की क्लास, ये राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है। केंद्र की ओर से राज्यपाल यह देखता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं, और ये राज्यपाल केंद्र की प्रतिनिधि की सही भूमिका तभी निभाएगा जब इसकी नियुक्ति हो। दूसरी बात, कोशिश की गई थी कि राज्यपाल पद पूर्णतः निष्पक्ष हो। निष्पक्ष तभी होगा जब दलीय हितों से प्रभावित नहीं होगा, और तभी नहीं होगा जब दल के आधार पर चुनाव न हो, और तभी नहीं होगा जब राज्यपाल निर्वाचित न हो। अर्थात राज्यपाल पद की गरिमा को बनाए रखने और उसे निष्पक्ष बनाए रखने के लिए नियुक्ति होनी चाहिए, न कि निर्वाचन। यदि राज्यपाल का निर्वाचन हुआ तो राज्यपाल दलीय पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाएगा, और ये राज्यपाल एक राज्य के कैप्टन की तरह होता है। जैसे क्रिकेट खेल में कप्तान की कितनी बड़ी भूमिका होती है। यदि कैप्टन निष्पक्ष है तो खेल की निष्पक्षता बनी रहेगी। कैप्टन की निष्पक्षता प्रभावित हो गई तो खेल की निष्पक्षता भी क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। और सच तो ये है, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय लोकतंत्र में ये खेल चल रहा है। तो कहा गया नियुक्ति होना चाहिए। तीसरी चीज, यदि राज्यपाल का निर्वाचन हुआ, हमेशा ध्यान दो, निर्वाचन हुआ तो राज्यपाल शक्तियों के प्रयोग का दावा करेगा, और शक्तियों को प्रयोग का दावा करेगा तो राज्यपाल और सीएम के भी संबंध अच्छे नहीं रह जाएंगे, जबकि राज्यपाल तो नाम मात्र का प्रमुख है। चौथी चीज जो तर्क दिया गया था, हमेशा यदि राज्यपाल का निर्वाचन हुआ तो निर्वाचन में इतने सारे पैसे खर्च होंगे जो उनकी शक्तियों से मेल नहीं खाते। ऐसे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होना चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए। हमेशा राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होना चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए। इनका तर्क यह था कि राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है, और राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के बीच कोई भी बात पैदा नहीं होता, तो राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए। दूसरी तरफ राज्यपाल का निर्वाचन होगा तो राज्य का व्यक्ति राज्यपाल बनेगा। यदि आप नियुक्ति का प्रावधान लाओगे तो बाहरी व्यक्ति को नियुक्त कर दोगे आप, और जब बाहरी व्यक्ति को नियुक्त करोगे तो क्या होगा? सोचो आप, जब बाहरी व्यक्ति को नियुक्त करोगे तो हो सकता है वो बाहरी व्यक्ति होगा, राज्य के कल्चर से परिचित नहीं रहेगा। परिणाम क्या होगा? हमेशा परिणाम यह होगा कि राज्यपाल और सीएम के भी संबंध अच्छे नहीं रह जाएंगे। इसे यह कहा गया था कि नहीं, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा निर्वाचन, लेकिन संविधान सभा ने राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर दी। तो आज भी राज्यपाल की नियुक्ति होती है, लेकिन फिर एक प्रश्न उठा, जब राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हो तो राज्यपाल की नियुक्ति करते समय क्या किसी से सलाह लिया जाएगा?
तो नेहरू ने क्या कहा? नेहरू ने यह कहा कि जब राज्यपाल की नियुक्ति करोगे तो जिस राज्य में राज्यपाल को भेजोगे उस राज्य के सीएम से परामर्श लेनी चाहिए, क्योंकि उस राज्य के सीएम चीफ मिनिस्टर से परामर्श लोगे तो राज्यपाल और सीएम के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे, और जब अच्छे संबंध बने रहेंगे तो संसदीय व्यवस्था मजबूत होगी हमेशा। लेकिन जब राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई तो सीएम के परामर्श लिया ही नहीं गया। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने कहा कि नहीं, सीएम से परामर्श लेना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, तर्क, ध्यान दो इस बात को, तर्क क्या दिया गया था। मान लिया जा ए नामक व्यक्ति सीएम बनता है और इसके परामर्श से आपने राज्यपाल की नियुक्ति कर दी, लेकिन यह सीएम चेंज हो गया और बी नामक सीएम बन गया। इस राज्यपाल की नियुक्ति में इस सीएम का परामर्श है, ए नामक सीएम का परामर्श है, पर यह तो पद से हट गया, अब बी नामक व्यक्ति सीएम बन गया और इसकी नियुक्ति में इसका परामर्श तो है ही नहीं। तो यह तो हमेशा चाहेगा कि मेरा कोई अपना व्यक्ति राज्यपाल बन जाए, तो यह क्या करेगा, हमेशा इसके विरोध में काम करेगा कि ये यहां से हटेगा और फिर एक नया जो राज्यपाल आएगा वो इसके अनुसार नियुक्त होगा। तो अगला सीएम हो सकता है इसे सपोर्ट ना करे। आप सोचो जरा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हमेशा बदलते रहते हैं। दूसरी तरफ आपने सीएम की बात कर दी, परामर्श को महत्वपूर्ण बना लिया, तो सीएम क्या करेगा? अपने दल के प्रति प्रतिबद्ध लोगों को राज्यपाल के पद पर बैठाएगा। तो जब दल के प्रति प्रतिबद्ध लोगों को राज्यपाल के पद पर बैठाएगा तो वो राज्यपाल दलीय पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाएगा, और जब दलीय पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाएगा तो उसकी निष्पक्षता प्रभावित होगी। और आपने नियुक्ति की बात क्यों की? आपने नियुक्ति की बात इसलिए की ताकि राज्यपाल की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और दलीय हितों से प्रभावित न हो। तीसरी चीज, इनका जवाब देखो। संविधान सभा ने कहा कि नियुक्ति होनी चाहिए। तर्क क्या था? क्योंकि राज्यपाल राज्यों में केंद्र का एजेंट है, केंद्र के आंख, कान और नाक है। अलगाववादी प्रवृत्तियों पर राज्यपाल रोक लगाएगा, लेकिन जब केंद्र का प्रतिनिधि होगा तो, और केंद्र का प्रतिनिधि तभी बना रहेगा जब राज्यपाल की नियुक्ति हो राष्ट्रपति के द्वारा। यहां यह था कि यदि हमने सीएम से परामर्श की बात कर ली तो सीएम तो हमेशा सत्ता में बने रहने की कोशिश करेगा। हो सकता है उस राज्य में अलगाववादी तत्व सक्रिय हो, तो अलगाववादियों का सपोर्ट पाने के लिए अलगाववाद को प्रमोट करने लगे, और उस राज्यपाल की नियुक्ति में इस सीएम के परामर्श की भूमिका है। और जब सीएम अलगाववाद को प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा, तो मजबूरी में राज्यपाल को भी क्या करना होगा? सपोर्ट करना होगा। और जब सपोर्ट करना होगा तो राज्यपाल केंद्र का एजेंट की भूमिका नहीं निभाएगा, तो आपके राष्ट्र की एकता कैसे सुरक्षित रहेगी? तो क्या किया जाए? संविधान सभा ने कहा सीएम की बात छोड़ो, ये राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति करेगा और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा। फिर वही प्रश्न, राष्ट्रपति को अपने विवेक के अनुसार काम करना चाहिए। राष्ट्रपति को अपने विवेक के अनुसार काम करना होगा या मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर? इसी पर बहस छिड़ गई, जिसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। थोड़ा सा लिखते चलो आप। राज्यपाल, एक बात याद है ना, पीटी में थोड़ा सा मैं अलग तरीके से क्लास लूंगा, मेंस अलग तरीके से। लिखो आप, राज्यपाल हेडिंग डालो, लिखो राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का
प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति नियुक्ति मंत्री परिषद के परामर्श पर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किंतु संविधान सभा में राज्यपाल की नियुक्ति या निर्वाचन को लेकर विवाद पैदा हो गया। संविधान सभा में राज्यपाल की नियुक्ति की वकालत की गई। क्योंकि नंबर 1, संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है। यदि राज्यपाल का निर्वाचन होगा तो राज्यपाल वास्तविक शक्तियों की प्रयोग का दावा करेगा। परिणाम स्वरूप राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच विवाद पैदा होगा। नंबर 2, राज्यपाल के निर्वाचन में जो भी राशि खर्च होगी वह राज्यपाल की शक्तियों से
मेल नहीं खाता है। नंबर 3, निर्वाचन के कारण इस पद का राजनीतिकरण हो जाएगा। दलीय निष्ठा बढ़ेगी। दलीय निष्ठा बढ़ेगी, जिससे उसकी निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगला पॉइंट, यह संभव है कि राज्यपाल चुनाव जीतने के लिए अलगाववादी संगठनों को नैतिक समर्थन दे दे। ऐसी स्थिति में अलगाववाद की भावना बढ़ेगी। अलगाववाद की भावना बढ़ेगी, जिससे राष्ट्र की एकता प्रभावित होगी। अगला पॉइंट, राज्यपाल राज्यों में केंद्र की आंख, कान एवं नाक की भूमिका निभाता है। और यह तभी संभव है जब राज्यपाल की नियुक्ति हो। पैरा चेंज करो, लेकिन संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने राज्यपाल के
निर्वाचन की वकालत की। क्योंकि नंबर 1, केंद्र में राष्ट्रपति का भी केंद्र में राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। और वहां राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच बेहतर संबंध है। नंबर 2, नियुक्त व्यक्ति उस राज्य के लिए बाहरी व्यक्ति होगा जिससे राज्य की संस्कृति से परिचित न होने के कारण वह राज्य में सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। नंबर 3, निर्वाचित राज्यपाल के कारण मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के बीच एक बेहतर संबंध होगा। परिणाम स्वरूप संसदीय व्यवस्था मजबूत होगी। पैरा चेंज करो आप। परंतु संविधान सभा ने राज्यपाल की नियुक्ति की वकालत की। किंतु
राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए या नहीं, इसे लेकर विवाद पैदा हो गया। नेहरू ने सीएम अर्थात मुख्यमंत्री के परामर्श को महत्व दिया। ताकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बेहतर संबंध बना रहे। पैरा चेंज करो। लेकिन संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने मुख्यमंत्री के परामर्श की उपेक्षा कर दी। क्योंकि नंबर 1, यदि किसी मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल की नियुक्ति होती है और कालांतर में राज्य में नए मुख्यमंत्री का आगमन होता है, तो इसकी आशंका बनी रहेगी कि राज्यपाल एवं नए मुख्यमंत्री के बीच
संबंध अच्छे न रहे, क्योंकि उस राज्यपाल की नियुक्ति में नए मुख्यमंत्री की सहमति शामिल नहीं है। नंबर 2, यदि मुख्यमंत्री के परामर्श को अधिक महत्व दिया गया तो राज्यपाल बार बार राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए उस राज्य के सीएम के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करेगा, जिससे राज्यपाल केवल राज्य के संवैधानिक प्रमुख की ही भूमिका निभाएगा। अब एक चीज देखो आप, अंततः यह मान लिया गया कि मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं किया जाएगा, लेकिन नियुक्ति की बात की गई तो प्रश्न यह उठा, जब नियुक्ति की बात करेंगे तो राज्यपाल की योग्यता का प्रश्न उठा। अयोग्यता में क्या कहा गया? भारत का नागरिक हो, वो भारत का नागरिक हो, यह कहा गया था। और दूसरी चीज, 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, अर्थात न्यूनतम जो उम्र है 35 वर्ष हो। यह 2 शर्त है। अंत में कहा गया था लाभ के पद पर न हो। इनकी देखो कहानी। संविधान कहता क्या है? जब राज्यपाल की योग्यता की बात की गई
तो संविधान में केवल इतना ही कहा गया कि भारत का नागरिक हो, जनजात शब्द की बात नहीं की गई, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, अर्थात न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो। और तीसरी चीज, लाभ के पद पर ना हो। देखो, अब इतनी बातें की गई हैं हमारे संविधान में। आप सोचो, चूंकि राज्यपाल पद की योग्यता का पूरा विवरण हमारे संविधान में है ही नहीं, केवल नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। इतनी बातें हमारे संविधान में की गई हैं। अब सोचो, राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? मंत्री परिषद के परामर्श से करता है। ये जो राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से तो इसकी नियुक्ति करता है। अब ध्यान देना इस बात को, मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, बस ये शर्त तो फॉलो होना जरूरी है। अब किसी राज्यपाल के पद पर बैठाता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दल की प्रति निष्ठा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसका उल्लेख संविधान में हुआ ही नहीं है। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? दुष्परिणाम यह हुआ कि यह जो मंत्रिपरिषद है, जो दल सरकार बनाता है, वह दल कोशिश यह करता है कि अपने लोगों को राज्यपाल के पद पर बैठा दिया जाए। अपने लोगों को राज्यपाल के पद पर बैठा दिया जाए, उसकी पूरी कोशिश होती है। इसका और परिणाम क्या होगा? इसका और परिणाम यह होगा कि यह जो मंत्रिपरिषद है, दल के प्रति निष्ठावान लोगों को पद पर बैठा देता है। और वर्तमान में राजनीतिक मूल्यों का इतना ज्यादा पतन हो चुका है कि राज्यपाल के पद पर जो लोग बैठाए जाते हैं, उनके लिए शर्त क्या है? हमेशा उनके लिए दल के प्रति निष्ठा को महत्वपूर्ण मान लिया गया और दल के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो राज्यपाल के पद पर बैठा दिए जाते हैं। जैसे मैंने ये कहा, राजस्थान के जो राज्यपाल थे कल्याण सिंह, वो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता और यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, जम्मू क्षेत्र के, एक चीज सोचो, वो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता और मंत्री भी रह चुके हैं। सामान्यतः राज्यपाल पद पर उन्हीं लोगों को बैठाया जाता जो व्यक्ति केंद्र में सरकार बनाने वाली दल के प्रति निष्ठावान है। एक तरह से दल के सक्रिय कार्यकर्ता को राज्यपाल के पद पर बैठा दिया जाता है। तो जो राज्यपाल पद है, वो पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। मान लिया जाए किसी को मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली, या कई बार हारे हुए लोगों को राज्यपाल के पद पर बैठा दिया जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि पिछली सरकार ने जिन लोगों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया था, वो सरकार चुनाव हार गई। जब नए दल ने सरकार का गठन किया, तो नई सरकार ने पिछली सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपालों से यह कहा कि आप इस्तीफा दो। जैसे 2014 में चुनाव हुआ, बीजेपी सरकार का आगमन हुआ, तो कांग्रेस की सरकार में जो लोग राज्यपाल के पद पर बैठाए गए थे, उनसे यह कहा गया कि आप रिजाइन दे दो। वार्निंग दी गई, अन्यथा हम आपका ट्रांसफर कहीं और कर देंगे। हमेशा ध्यान दो, सौभाग्य की बात करो या दुर्भाग्य की बात करो, कुछ लोगों ने स्वेच्छा से रिजाइन दे दिया। और उन राज्यों में बीजेपी ने अपने लोगों को राज्यपाल के पद पर बैठा दिया। और यह कार्यक्रम स्वतंत्रता के बाद ही हो रहा है। हमेशा
जिस जिस दलों की सरकार बनी उस दल की पूरी कोशिश होती है कि अपने लोगों को राज्यपाल के पद पर बैठा दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि जिस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा से प्रभावित लोगों को उस पर पद पर बैठाने की कोशिश की जाती है। और यह भारत का इतिहास रहा है स्वतंत्रता के बाद, जिसे जेएस वर्मा ने क्या कहा? जेएस वर्मा ने कहा लूट प्रथा। इसको लूट प्रथा, स्पॉइल सिस्टम कहा जेएस वर्मा ने। लूट प्रथा क्यों? इसे लूट प्रथा क्यों कहा गया? यह अमेरिका में लागू है। अमेरिका में रूल क्या है? अभी डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका में, अभी नवंबर में चुनाव होने वाला है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए तो क्या किया गया? डेमोक्रेटिक के शासन काल में जितने लोग महत्वपूर्ण पदों पर थे सभी लोग त्यागपत्र दे दिए और डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिए। इस बार यदि ट्रंप चुनाव हार गए और जो बिडेन, जो उनके डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार हैं, वो चुनाव जीत गए, तो वो क्या करेंगे? अपने लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठा देंगे और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त सारे लोगों को पद से हटा देंगे। वो इसे कहते हैं लूट प्रथा। पदों को लूट लो हमेशा। और समानता उन पदों पर उनको बैठाया जाता है जो लोग दल के प्रति निष्ठावान है। इससे देखा होगा डेमोक्रेट के सक्रिय सदस्य की कोशिश होती है डेमोक्रेट जीते, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी जीतेगी तो सारे महत्वपूर्ण पद उनके सक्रिय कार्यकर्ताओं को दे दिए जाएंगे। इंडिया में भी राज्यपाल पद के साथ ऐसा ही हो रहा है। अब सोचो, यदि दल के प्रति निष्ठावान लोगों को राज्यपाल के पद पर बैठा दिया, मान लिया जाए, आपको किसी पार्टी का नाम नहीं लेना है, मैं बात अपनी बात समझाने के लिए पार्टी का नाम ले रहा हूं। मान लिया जाए ए नामक कोई पार्टी है, इसके प्रति निष्ठावान व्यक्ति कोई व्यक्ति है, ए राजनीतिक दल है, इसके प्रति निष्ठावान व्यक्ति बी है। जब इसको क्या करोगे, राज्यपाल के पद पर बैठा दोगे, तो ये जो है इसके प्रति निष्ठावान है, तो ये क्या करेगा? राज्य में जाकर के इसके दलीय हितों को प्रमोट करेगा। और जब दलीय हितों को प्रमोट करेगा तो ये क्या करेगा? राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। फिर क्या करता है ये राज्यपाल? संविधान कहता है कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट है और यह केंद्र का एजेंट होना भी चाहिए, यह संविधान कहता है। लेकिन यहां देखो उल्टा होता क्या है, शब्दों पे ध्यान देना, बहुत मजा आएगा। देखो आप, ये जो राज्यपाल है इस दल का है, इस दल से प्रभावित है, तो ये जो राज्यपाल है केंद्र का एजेंट नहीं होता, बस इस दल का एजेंट बन जाता है। क्यों? कि राज्यपाल पद की नियुक्ति में इस दल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो केंद्र का एजेंट बनने के बजाय केंद्र में सत्तारूढ़ दल का एजेंट बन जाता है, अर्थात वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख नहीं रह जाता, इसलिए उसकी आलोचना की जाती है। आखिर ये सारी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई? दल के सक्रिय कार्यकर्ता को राज्यपाल के पद पर क्यों बैठाया गया? क्योंकि संविधान में बताया ही नहीं गया और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, लिखो इसको आप, पैरा चेंज करो और लिखो, राज्यपाल की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राज्यपाल की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किंतु राज्यपाल के पद पर
नियुक्ति के लिए भारत की नागरिकता एवं न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। और अन्य योग्यता की उपेक्षा कर दी गई है। एक मिनट रुको, सेंटेंस गलत हो रहा। तथा अन्य योग्यता की अपेक्षा, नो अपेक्षा, अपेक्षा नहीं की गई है। जिससे राज्यपाल पद राजनीतिक पुरस्कार का एक साधन बन गया है। अर्थात ऐसे लोगों को राज्यपाल के पद पर बैठाया जाने लगा है, जो दल के प्रति निष्ठावान है। तथा दलीय हितों को प्रोत्साहित करते हैं। राजनेताओं की अहम मत ईगो की संतुष्टि के लिए राज्यपाल पद का वितरण किया जाने लगा, जिसे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जीएस वर्मा ने लूट प्रथा कहा। पैरा चेंज करो। लेकिन राजनीतिक मूल्यों के क्षरण के कारण
राज्यपाल पद का राजनीतिकरण होने लगा। क्योंकि नंबर 1, राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता की अपेक्षा दलीय निष्ठा को महत्व दिया जाने लगा। जिससे राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति दलीय निष्ठा को महत्व देने लगे। पैरा चेंज करो। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिपरिषद ने पिछली सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल को त्यागपत्र देने के लिए विवश कर दिया। ताकि उन राज्यों में अपने दल के महत्वपूर्ण सदस्यों को राज्यपाल के पद पर बैठाया जा सके। एक बात और याद रखना, जब राज्यपाल पद का राजनीतिकरण होने लगा तो केंद्र राज्य संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। क्यों? जब किसी दल का सक्रिय सदस्य राज्यपाल के पद पर बैठ जाएगा तो राज्यपाल वैसा ही करेगा जैसा दल चाहता है। तो राज्यपाल क्या करेगा?
केंद्र में सत्तारूढ़ दल के हितों को प्रमोट करने के लिए उस राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। यह स्थिति पैदा होगी जैसे दोनों के संबंध प्रभावित होंगे। और जब विधेयकों का आरक्षण राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जब विधेयकों को आरक्षित करेगा तो क्या करेगा? वो विधेयकों को आरक्षित करते समय कुछ बातों को हमेशा ध्यान में रखेगा। नंबर 1, पहले ये बात किसको ध्यान में रखेगा? केंद्र में सत्तारूढ़ दल के हितों को ध्यान में रखेगा। फिर उसका परिणाम क्या होगा, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। लेकिन अभी 20 मिनट बाद हम लोग प्रिलिम्स की क्लास लेंगे। 20 मिनट का ब्रेक है, आप ब्रेक ले लो और उसके बाद लेते हैं। दीपक।